नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का चंपावत दौरा, संपर्क फाउंडेशन के कार्यक्रम में की शिरकत। 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे, इस पहल पर जताया आभार। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना समाप्त, जिलाधिकारी के अनुरोध पत्र सौंपने के बाद किया खत्म। 22 करोड़ के गन्ना भुगतान को लेकर दिया था धरना। उत्तराखंड के दिनेशपुर पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित कछुए के साथ एक युवक गिरफ्तार। एक कार की जब्त, फरार युवक की पुलिस कर रही तलाश। मणिपुर से 17 छात्र छात्राएं सकुशल लौटे देहरादून, सीएम धामी का जताया आभार। एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य भी शामिल। बद्रीधाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, भारी वाहनों की आवक से जाम की भी समस्या। सुविधा और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम मुस्तैद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत पहुंचे। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान के निकट ऑडिटोरियम में आयोजित संपर्क फाउंडेशन ने स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नायर और स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ज्ञात हो कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में कुल 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए संस्था के अध्यक्ष विनीत नायर का आभार जताया। स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे विद्यालय हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासों के रूप में, नई डिवाइस के रूप में, नई नव शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे। और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। और जनपद हमारा क्योंकि आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चों को नवाचार मिले, स्मार्ट क्लासेस मिले, स्मार्ट ब्लॉक मिले। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सीखने का, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने के लिए ये कार्यक्रम हमारा बहुत प्रभावी है। संपर्क फाउंडेशन 10 साल पहले एक सोच थी कि हम 2 करोड़ बच्चों तक जो प्राइमरी स्कूल में हैं उनकी लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए कुछ नवाचार जरूरी थे जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन में आए, जो टीचर यूज़ करके बच्चों की लर्निंग आउटकम इम्प्रूव कर पाए। इसलिए हमने पहले मैथ किट दिया बच्चों को, फिर इंग्लिश किट दिया। अब ये जो स्मार्ट ब्लॉक हमने चूज़ किए हैं कुछ नेशनली, उसमें चंपावत भी एक है। उसमें हम एक टेलीविज़न दे रहे हैं और टेलीविज़न के साथ एक डिवाइस दे रहे हैं जिसमें सारा का सारा कंटेंट क्लास 1 to 5 का पूरा मैप है। तो टीचर लेसन प्लान देखेगी, फिर उस कंटेंट का वीडियो बच्चों को दिखाएगी, फिर उसकी वर्कशीट्स दिखाएगी, फिर एक गेमिफाइड असेसमेंट है जो कौन बनेगा करोड़पति के बेसिस पे बच्चों के साथ टीचर उस चीज़ को खेलेगी, फिर उनका असेसमेंट करेंगी। और ये पूरा का पूरा सारा टेलीविज़न में है जिसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा लोडेड है। SCRT के चैप्टर से। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। बता दें कि सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद ये धरना समाप्त हो गया। आपको बताते चले कि तकरीबन 22 करोड़ की बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद ये धरना खत्म किया गया। अगले 3 दिनों के अंदर किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। और 20 करोड़ रुपए के विषय में चीनी मिल मालिकों को कहा गया है कि अगले 2-1 हफ्तों के अंदर, जो उन्होंने बातचीत में कहा कि हम 8-10 दिन के अंदर जो है उनसे कहीं से भी कुछ करवाएंगे और वो रुपया हम किसानों के खाते में डलवाएंगे। और दूसरा पत्र जो मिला है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समस्या के समाधानकारी भी है और दूरगामी महत्व का भी है। देखिए 2017-18 और 2018-19
का जो भी बकाया भुगतान है, डीसीओ भी यहाँ पे उपस्थित हैं, डिप्यूटी केन ऑफिसर, और ये पूरी चर्चा हो गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कल रात को ही इस धरने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पूरे विषय में चर्चा करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इस बात का आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द ही जो भी चीनी मिल प्रशासन के लोग हैं, संबंधित अधिकारीगण हैं, और जिला प्रशासन हरिद्वार की पूरी टीम को अपनी स्वयं की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत करेंगे, और उस बैठक में माननीय हरीश रावत जी को भी आमंत्रित किया जाएगा उनके सुझावों को लेकर। प्रदेश में अन्न महोत्सव को लेकर जहां विभागीय स्तर पर तैयारी जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ प्रचार प्रसार के लिए विभाग द्वारा देहरादून में स्कूली बच्चों की एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया है, उससे अब ये अनाज गरीब से लेकर अमीर की थाली में आ गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और कोई सरकार नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की तरफ से सिद्ध हो चुका है। प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट दिवस घोषित किया गया है। ये यूएन के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया, और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला, और आज हमारी सरकार भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मिलेट्स के लिए 83 करोड़ की व्यवस्था बजट के अंदर की है, क्योंकि ये श्री अन्न मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई व्यक्ति मडुआ खाएगा तो उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। और उत्तराखंड की सरकार पहली सरकार है जिसने मडवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने एक बार फिर से उसी स्थान पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जहां से मूर्ति चोरी हुई थी। इससे पहले सभी लोग सड़क पर धरने पर बैठे और कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दरअसल रुड़की में गणेश चौक के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि बुधवार सुबह वहां न मिलने पर उनके द्वारा चोरी की तहरीर गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी। करीब 1 घंटे तक भजन कीर्तन करने के बाद एक बार फिर से उसी स्थान पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। इस पे लंबे समय से अपना आरती का कार्यक्रम होता था और यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। कल उसे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि पुरानी प्रतिमा की विधर्मियों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। इन लोगों ने प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनेशपुर थाना पुलिस ने 40 किलो 500 ग्राम वजन के प्रतिबंधित कछुए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जो सुजुकी अर्टिगा कार से कछुए की तस्करी कर रहे थे, जिनके पास से अर्टिगा कार भी बरामद हुई है। बता दें कि जिले के कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा जिले भर की पुलिस को अपराध नियंत्रण को लेकर निर्देशित किया है, जिस क्रम में एसपी सिटी मनोज कत्याल और एसपी क्राइम तपेश कुमार चंद के पर्यवेक्षण में दिनेशपुर थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UK 6TA 6148 को रोका गया, जिसमें चेकिंग के दौरान करीब 40 किलो 500 ग्राम वजन का एक विशाल काय कछुआ बरामद हुआ। वाहन में बैठा एक युवक मुकेश मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन चालक महिपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एक कछुआ और उसके साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुकेश वाला है और ये सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनसे जो बरामद हुआ है ये प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है और उस पर वन जीवन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इनसे जानकारी और पूछताछ में पाया गया कि इसको ऊंचे दामों पर बेचने के लिए इसे ले जा रहे थे, अवैध रूप से परिवहन इसका कर रहे थे। और साथ में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी आगरा कैंट GRP से NDPS के प्रकरण में ये अभियुक्त जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है।
नगर क्षेत्र थराली से लापता लुआनी गांव के 27 वर्षीय सूरज सिंह विष्ट का शव पुलिस ने बुधवार को मींग गधेरे के पास पिंडर नदी के किनारे से बरामद किया। बता दें कि सूरज के परिजनों ने 28 अप्रैल को थाना थराली में सूरज की गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिसके बाद से एसडीआरएफ की मदद से थराली पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बुधवार को एक मछुआरे ने मींग गधेरे के पास पिंडर नदी के किनारे एक अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करने के बाद पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक थाना थराली देवेंद्र रावत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गुमशुदा युवक की मौत किन कारणों से हुई है। सूरज सिंह बिष्ट सनापुर राव सिंह बिष्ट लुआनी का एक थराली से लापता हो गया था। तो प्रथम दृष्टया यही चल रहा था, पता लग रहा था कि वो जो है नदी में डूब गया है। इसके लिए हमने एसडीआरएफ की सहायता से, स्थानीय पुलिस की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से काफ़ी सर्च कराया, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो कल उसकी बॉडी जो है नारायणबगड़ के समय मींग गधेरे के पास वो मिल गई है। उसका हमने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी। क्या कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी पीएम रिपोर्ट आई है तब उसी की बात करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर स्थित थाना पुलभट्टा पुलिस ने लाखों की ठाया ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा आज एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने थाना पुलभट्टा में किया। इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए हैं और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इस दिशा में हम लगातार काम करते रहते हैं। आज जनपद उधम सिंह नगर में पुलबट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट एसओ के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे। फिर पैसा नहीं देते थे, उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सब का सरगना है एक व्यक्ति जो एसी का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था और कहने को तो वो एसी का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको पौने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। इस प्रकार जो है व्यवस्थित रूप से एक संगठित गिरोह बन गए थे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2-3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। ऐसे में चटक धूप के चलते पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में एवालांच जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भी यह देखा गया था। बताते चले कि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चरम पर है। ऐसे में मौसम विभाग यात्रियों से हिदायत बरतने की अपील की है और कहा कि जहाँ पर एवालांच जैसी स्थिति बन रही है वहाँ पर यात्रियों को जाने से परहेज करना चाहिए। 3000 मीटर या 3000 के ऊपर के जो क्षेत्र थे और 2-3 दिन वो एक्टिविटी चली, अच्छी एक्टिविटी चली थी। तो यही है कि जैसे अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं, तो जो बर्फ़ गिरी हैं वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था तो उसमें भी, या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थी पिघल के वो काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो है कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं, जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है, निकलेगा। तो छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अभी भी संभावना है, क्योंकि अभी पूरी तरह वो जो चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, पूरा जो बर्फबारी हुई थी वो पिघला नहीं सब जो है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है जो एवलांच वाली है वो देखने को हायर हिमालयन रीजन में कहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से
निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर से 17 लोग मंगलवार को देहरादून पहुंच गए। बता दें कि इनमें 14 छात्र छात्राएं और एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की तुरंत की गई मदद से ही वे सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुँच गए। बता दें कि वे बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर के रहने वाले हैं। से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। हम वहाँ पे फंसे हुए थे, फिर हमने हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, धामी जी को रिक्वेस्ट किया, अनिल जोशी सर, उन सबको रिक्वेस्ट किया। उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं और थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, इवन दो हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत हेल्प कर रहे थे। बट प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि बीते 3 से 4 दिनों में लंपी के कुमाऊं क्षेत्र में 3131 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1699 पशुओं को रिकवर कर लिया गया। वहीं हालांकि 32 पशुओं की मौतें भी हुई हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस हमने प्रेस रखी थी, उसके लिए आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3100 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, 3131 और 53131 ये पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं और इसमें हमारे 1669 कैटल जो हैं अभी तक रिकवर कर चुके हैं। रिकवरी रेट हमारी 53.3% की है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बरसात से पूर्व कार्य पूर्ण करने तथा ट्रैफिक के चलते आवश्यकता अनुसार रात्रिकाल में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। बुधवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न कर पाने पर नाराजगी जताई। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा वाटर सप्लाई, फसाड योजना, सीवरेज, ड्रेनेज के कार्य किए जा रहे हैं जो कि अंतिम चरण में है। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग का कार्य शिलान्यास के बाद तीव्र गति से चल रहा है। जो काम हमारे देहरादून में चल रहे हैं उसकी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और मुझे लगता है कि बहुत से काम हमारे कंप्लीट हुए हैं और कुछ कामों पे जो शुरू हुए हैं उसमें सने सने अपनी गति वो काम पकड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ वाटर सप्लाई आगुमेंटेशन एंड स्मार्ट वाटर मीटर्स, इसमें लगभग 95% काम हो गया है। फसाड का काम भी लगभग 90% हो गया है।
उत्तराखंड की राजधानी दून में रोज सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पालन ना करना और उसकी जानकारी ना होना है। इसी को लेकर राजधानी में संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक अनोखी पहल के तहत पार्क में गेम के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको इसके विषय में अवगत कराना है। ARTO शैलेश तिवारी ने बताया कि इस पार्क का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग को लोगों के लिए छोड़ना और किस तरह कितनी स्पीड में ड्राइविंग की जाए, ये तमाम चीज़ों को लेकर सांप सीढ़ी के खेल से उनको हेलमेट पहनने से लेकर और ओवर ड्राइव के विषय में जानकारी दी जा रही है। RTO ऑफिस में जो हमारे पास स्पेस है, इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म बना करके इसमें हम लोग डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मोटर व्हीकल के, खासकर जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होना चाहिए और जिसको आप नहीं पालन करोगे दुर्घटना होने की संभावना बहुत प्रबल होती है, वैसे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। एक तरह से एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है, छोटा सा मिनी पार्क बनाया है। पार्क में क्या होता है कि जब तक इंटरेस्टिंग ना हो तब तक उसका महत्व कम रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रखा है। हमने गेम बनाए हैं, डिफरेंट रोड मार्किंग्स भी दिया हमने है और हमने 2 व्हीलर के ड्राइविंग का लेन भी बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी। भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु खुले हुए हैं और भगवान बद्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। बता दें कि जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हर दिन हजारों वाहन आवाजाही करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम ने भी अपनी कमर कस ली। लगातार जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तीर्थयात्रियों की संख्या के साथ साथ तीर्थयात्रियों के वाहन की भी संख्या खूब देखी जा रही है, जिसके चलते कई जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है और पुलिस के जवान हर वाहनों को सुरक्षित पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जोशीमठ मुख्य बाजार से 2 मुख्य सड़क गुजरती है, एक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और दूसरी बद्रीनाथ बाईपास, और इन दोनों मुख्य सड़क पर कई बार जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है, जिसके चलते लगातार पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो, बीमार और कमजोर घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा मार्ग में किसी भी दशा में ना हो, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर पशुपालन विभाग को निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री ने कहा कि निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स तैनात की गई। घोड़े खच्चरों चिकित्सा सुविधा के लिए 7 पशु चिकित्सकों और 6 पैराविट की तैनाती है। 16 समीक्षा बैठकें करी थी इस बार। जो हमारे घोड़े खच्चरों के ऊपर पिछली बार आपको पता है डेथ काफ़ी हुई थी, कमियां थी वहाँ पर। मैं खुद गौरीकुंड तक होके आया था और मैंने वहाँ पर जब जाके देखा तो क्रूरता भी जानवरों के ऊपर करी जा रही थी। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके आराम करने के लिए शेड नहीं था, डॉक्टरों की टीम अपॉइंटेड पूरी नहीं थी। तो ये सारी कमियों पे हम लोगों ने इस 6 महीने में तैयारी करी और आज मैं यहाँ पर बैठ के कह सकता हूँ कि जितनी कमियां पिछली बार हमने खुद जाके देखी वो सारी कमियां हमने दूर करी हैं। आज वहाँ पर जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो घोड़े खच्चर कवर करते हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो हर किलोमीटर पे एक गर्म पानी की चराई वहाँ पर बनी हुई है, गीजर्स लगे हुए हैं जो ऑपरेशन। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत आज जिला आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ घने जंगलों में चेकिंग अभियान चलाया। आबकारी विभाग के हरिद्वार जनपद के पथरी क्षेत्र के दिनारपुर और सहदेवपुर में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला लहन नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जनपद हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दिनारपुर सहदेवपुर में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी गई। मौके पर अवैध कच्ची शराब और सभी उपकरणों को नष्ट किया गया। जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र में पथरी नाले के आसपास दिनारपुर शाहजयपुर में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। यात्रा के दृष्टिगत विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की अवैध सप्लाई कहीं ना हो और इसके लिए जो है अवैध भट्टियों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। नैनीताल से 31 किलोमीटर दूर नौकुची अटल के समीप चुनौतिया गांव के समीप 3 बाघ देखे गए। वन विभाग ने कैमरा टॉप लगा दिए गए हैं, जिसमें मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण दहशत के साए में हैं। ग्रामीण शाम के समय जल्दी अपने घर के अंदर कैद हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाघ और उसके साथ उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच जा रहे हैं। कई घंटों तक घर के आसपास रह रहे हैं। माना जा रहा है कि बाघ काठगोदाम और रानी बाग के जमरानी क्षेत्र से पहाड़ चढ़कर चुनौतिया गांव तक पहुंच गए।
फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि सूचना के बाद उनकी 20 सदस्यीय टीम बाघ की खोज के लिए बनाई गई है। टीम क्षेत्र में ग्रामीणों को बाघ के खतरे से आगाह कर रही है। इससे पहले बुधवार से बुधवार तक 8 दिन हो गए हैं, ये बाघ डेली शाम को यहाँ पर हमारे घर के पास आ जा रहा है, जिससे हमारा बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। रात को शाम होते हुए बच्चे चिल्लाने लग जा रहे हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि इसको किसी न किसी प्रकार यहाँ से या पकड़ा जाए या भगाया जाए, जिससे हमें भय मुक्त रहें। कितने बाघ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? जो है 3 बाघ हैं, एक बड़ा है तो बराबरी लगभग, लेकिन एक ज़्यादा यंग है और 2 कुछ छोटे। द्वारा अपनी विभिन्न रेंजों की एक कम्बाइंड टीम बनाई जा रही है, जो कि लगातार 24 घंटे गश्त करेगी और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी और बाघ को दूर रखने का प्रयास करेगी। उसके अलावा हम एक प्राकृतिक साधन भी अपना रहे हैं, जिसमें नर बाघ का एक आभासी एहसास उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और निकल जाए। कुछ 1 या 2 दिन इस प्रयास को करेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रैंकुलाइजेशन पर विचार कर रहे हैं। उसके लिए पिछले दिनों कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब हाल के दिनों की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम दर्ज होने लगे हैं। दून अस्पताल के CMS वाई रिजवी के मुताबिक कोरोना के मामले अस्पतालों में अब कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर अभी भी कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है। पहले थी और ये अपडेट हाल ही में आई है, एक करीब 15-20 दिन पहले की बात है। लेकिन साथ ही साथ अब ये बीमारी जो है वो घर कर चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक हो चुकी है। तो एंडेमिक बीमारी जो होती है उसमें है कि कुछ केसेस जो हैं वो लगभग हमेशा ही सोसाइटी में रहेंगे कोरोना के, कोविड के, और उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि वो लोग जो कि वृद्धावस्था में हैं या वो लोग जिनको और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।